हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बिजनेस लॉ की, कि मैंने आपकी यूनिट सेकंड तो कंप्लीट करा दी है, बट यूनिट सेकंड के जो केस लॉज हैं वो अभी रह गए हैं और मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी विच इज़ होली डेडिकेटेड टू द केस लॉज। क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे कि केस लॉज मैम ढंग से समझ नहीं आ रहा है, तो उनकी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियोज़ लेके आ गई हूँ केस लॉ की। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जिन भी लोगों ने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, जिन भी लोगों ने पहली वीडियोस नहीं देखी है सेकंड यूनिट की, वो जाके पहले पूरी सेकंड यूनिट देख कर आओ, क्योंकि ये एक तरीके से क्वेश्चन आंसरिंग वीडियो होने वाली है। तो जब तक आप वो पूरी यूनिट पढ़ के नहीं आ जाते, आप केस लॉ समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं ये होप कर रही हूँ कि आप पहली वीडियो देख कर आए हैं, आपको पूरी यूनिट अच्छे से आती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें हम कौन कौन से केस लॉस पढ़ने वाले हैं, इसकी पूरा ये माइंड मैप मैंने बना के आपको दे दिया है। और ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम के पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले केस लॉ से। तो हमारा पहला केस लॉ है अपुकुतन वर्सेस अतापा 1966 का। तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि बैकग्राउंड में हुआ क्या है, फिर हमें केस लॉ अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, अपुकुतन एंड अथापा एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सर्टेन ट्रांजैक्शन। लेटर जो अपुकुतन था वो ना कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करना चाहता था, ठीक है, और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिप्लेस करना चाहता था। बट जो अथापा था वो इस चीज के लिए एग्री नहीं हो रहा था। अथापा के मना करने के बाद भी अबू कुतन ने क्या किया कि नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह। अब इशू ये है कि क्या जो नया कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस करा है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टी टू द ओरिजिनल एग्रीमेंट, तो क्या वो नया कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ऐसे रिप्लेस किया जा सकता है? अब ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब वीडियो को पॉज करो और सोचो कि तुमने क्या इसके रिगार्डिंग लॉस पढ़े थे, क्या सारी चीजें पढ़ी थी और क्या ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं मान रही हूँ कि तुमने वीडियो पॉज करके आराम से सोच लिया होगा। तो अब देखते हैं कि तुमने क्या सोचा और आंसर क्या है। तो देखो, कोर्ट ने ये एग्जामिन किया कि अंडर सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच अलाउ द कॉन्ट्रैक्ट टू बी डिस्चार्ज बाय द न्यू वन। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो सेक्शन 62 है वो ये कहता है कि जो हमारा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना वो डिस्चार्ज हो सकता है, नया कॉन्ट्रैक्ट हम उसकी जगह बना सकते हैं। लेकिन कब? जब सारी पार्टी एग्री कर रही हो उस चेंजेस को लेके। तो क्या इसमें सारी पार्टी ने एग्री किया? नहीं, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टी। तो जजमेंट ये आया कि जो कोर्ट है उसने ये कहा क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, दोनों पार्टी का कंसेंट नहीं है, तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वही इन्फोर्सेबल रहेगा। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को नया कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट केस लॉ, दैट इज टाइलर वर्सेस कार्डवेल 1863 का। तो इसका बैकग्राउंड ये था कि जो प्लेंटिफ है, टेलर प्लेंटिफ जो है वो उसने उसके बीच में और ये जो डिफेंडेंट है हमारा कैडवेल, इसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि म्यूजिक हॉल को हायर किया गया था एक कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और एक एंटरटेनमेंट शो को। अब जो हॉल था वो एक स्पेसिफिक डेट को यूज होने वाला था और प्लेंटिफ ने सारे अरेंजमेंट, प्लेंटिफ कौन है हमारा? ये टेलर, इसने सारे अरेंजमेंट कर लिए थे परफॉर्मेंस के और सारे टिकट भी बिक गए थे। लेकिन कॉन्सर्ट होने से पहले ही म्यूजिक हॉल में लग गई आग और एक्सीडेंट की वजह से पूरा म्यूजिक हॉल हो गया डिस्ट्रॉय। अब इसमें किसी पार्टी की गलती नहीं थी, मतलब ना तो इसकी गलती थी और ना ही इसकी गलती थी। आग खुद से लगी, इट वॉज एन एक्सीडेंट एंड द म्यूजिक हॉल वॉज डिस्ट्रॉयड। अब कंसर्न, अब जो कॉन्सर्ट था वो हो नहीं पाया। अब प्लेंटिफ ने क्या किया, डिफेंडेंट के खिलाफ केस डाल दिया और ये कहा कि इसने तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है और मुझे तो कंपनसेशन चाहिए फॉर द फाइनेंशियल लॉस। अब इशू ये है कि क्या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर विदाउट द फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी वुड डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट और मेक अ डिफेंडेंट लाइबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो फिर से वीडियो को पॉज करो, सोचो और देखो कि क्या तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है। तो देखो, कोर्ट ने क्या देखा, प्रॉमिसर इज बाउंड टू परफॉर्म हिज परफॉर्मेंस, कि जनरली क्या होता है कि जो भी प्रॉमिसर होता है, जिसने प्रॉमिस किया है वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा, ये ही कॉन्ट्रैक्ट का मेन चीज होती है। ठीक है,
एंड सबसिक्वेंट डिफिकल्टी और इनकन्वीनियंस डज नॉट एक्सक्यूज एनी परफॉर्मेंस। और हमेशा ये होता है कि अगर कोई बाद में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसका एक्सक्यूज नहीं देख सकते कि यार वो तो कोई दिक्कत हो गई या कुछ, तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा। नहीं, आपको प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि जो बहुत ही इसेंशियल चीज थी, किसी भी चीज को, इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो सबसे इसेंशियल चीज थी, दैट इज म्यूजिक होल। म्यूजिक होल क्या था? इसका सब्जेक्ट मैटर था, वो ही डिस्ट्रॉय हो गया। अब जब फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो गई है, क्योंकि जो म्यूजिक होल है वही डिस्ट्रॉय हो गया, मेन सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस केस में कोर्ट ने कहा द कॉन्ट्रैक्ट वाज डिस्चार्ज बिकॉज परफॉर्मेंस हैड बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्योंकि दोनों पार्टी में से किसी का फॉल्ट नहीं था और सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे वो डिस्चार्ज हो गया। बिकॉज अब जब सब्जेक्ट मैटर नहीं रहा तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट केस लॉ आता है हॉवेल वर्सेस कोपलैंड 1876। In this case, Copeland, the defendant, agreed to sell 200 ton of potatoes to Howell, the plaintiff. The potato were grown on a specific piece of land. अब देखो इसमें क्या था कि जो कोपलैंड था डिफेंडेंट, उसने एग्री किया कि वो हॉवेल को ना 200 टन पोटैटोज बेचेगा जो कि एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड में उगे जाएंगे, और ये जो स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड है ये कोपलैंड का था। अब देखो आगे क्या हुआ कि इससे पहले पोटैटो डिलीवर होते पोटैटो पे लग गया कीड़ा और पूरी फसल हो गई बर्बाद। ठीक है, और उस पर्टिकुलर लैंड में जितने भी उसने पोटैटो उगाए थे वो सारे बर्बाद हो गए। अब कोपलैंड ने ये बात जो है वो हॉवेल को बता दी कि पूरी सिचुएशन ये है, पोटैटो तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। लेकिन हॉवेल ने क्या किया, कोपलैंड के खिलाफ केस डाल दिया नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके, और कहा कि जो भी डैमेज मेरा हुआ है उस चीज़ को लेके कि मेरे को तो कंपनसेशन चाहिए, मेरा तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। अब इशू क्या है कि वेदर द डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक क्रॉप ऑफ पोटैटो विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ प्रोमिसर वुड डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब ये हमारा मेन मुद्दा है कि क्या अगर सब्जेक्ट मैटर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है प्रोमिसर के फॉल्ट के बगैर तो क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। तो अब देखते हैं कि कोर्ट ने क्या बोला। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि कॉन्ट्रैक्ट जो था वो इस चीज़ का बना था कि पोटैटो ग्रोन ऑन अ स्पेसिफिक लैंड, नॉट जस्ट एनी पोटैटो अवेलेबल इन अ मार्केट। की बात ये थी कि जो आलू उस स्पेसिफिक लैंड पे उगेंगे वो ही हॉवेल को दिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं था कि कोई से भी आलू मार्केट से उठा के दे दिए जाएंगे। अब क्योंकि स्पेसिफिक क्रॉप एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब भाई उस लैंड पे उगी हुई जो आलू थे वो तो सारे खराब हो गए, जो कि एसेंशियल था उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो अब क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई है। ठीक है, तो इसी वजह से कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर हैड बीन डिस्ट्रॉयड, और इसमें किसी भी पार्टी का फॉल्ट नहीं था। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग गई है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट केस लॉ, कार्ले वर्सेस हेनरी 1903। अब इसमें क्या हुआ कि मिस्टर हेनरी जो डिफेंडेंट थे उन्होंने एक फ्लैट हायर किया जो कि मिस्टर कार्ले को बिलोंग करता था, और मिस्टर कार्ले प्लेंटिफ है, मतलब उन्होंने केस डाला है मिस्टर हेनरी के खिलाफ। ठीक है, उन्होंने कहा अब मिस्टर हेनरी ने ये जो फ्लैट हायर किया था ना, इसका मेन एम था कि उन्होंने जो किंग एडवर्ड 11th है उनकी कोरोनेशन प्रोसेस क्या होता है जिसपे क्या कहते हैं जब राजा बनाया जाता है ना, वो वाला जो समारोह था वो देखना था। अब ये जो प्रोसेशन था वो उस रूट से जाने वाला था। ठीक है, और वो रूट जो है मतलब वो जब ये जाते तो ये इसकी फ्लैट की विंडो से दिख रहे थे, इस वजह से हेनरी ने ये फ्लैट जो था वो हायर किया था मिस्टर कार्ले का। अब द पार्टी अंडरस्टूड द मेन रीजन, दोनों पार्टी को पता था कि फ्लैट हायर करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि उसको कोरोनेशन देखनी है। लेकिन कोरोनेशन के डे आने से पहले जो राजा थे वो बीमार हो गए, और जिसकी वजह से ये जो पूरा समारोह होने वाला था ये हो गया कैंसिल। अब मिस्टर हेनरी देन रिफ्यूज टू पे, मिस्टर हेनरी ने कहा कि भाई अब तो पूरा समारोह कैंसिल हो गया और मैं फ्लैट किस लिए हायर कर रहा था, मेन रीजन तो मेरा ये था, तो मैं अब रेंट नहीं पे करूंगा। अब इसी बात पे हो गई तू मैं, और क्या हुआ कि ये जो कार्ले थे इसने मिस्टर हेनरी के खिलाफ जाके केस फाइल कर दिया। अब इशू ये है व्हेन द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल टू अचीव इवन थो परफॉर्मेंस इटसेल्फ इज स्टिल फिजिकली पॉसिबल, डज इट फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मेन पर्पस ये है कि देखो जो मेन पर्पस था वो तो इम्पॉसिबल हो गया है, लेकिन
फिजिकल पॉसिबिलिटी है अभी भी परफॉर्मेंस होने की कि भाई फ्लैट तो है ना, तो फ्लैट में वो रह सकता है, लेकिन जो मेन पर्पस था कि वो कोरोनेशन सेरेमनी देखना चाहता है वो तो हो गया कैंसिल। तो क्या अब भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा? तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि जब दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही थी तब उन्हें पता था कि मेन पर्पस क्या है फ्लैट लेने का। फ्लैट लेने का मेन पर्पस क्या था कि कोरोनेशन देखनी है। अब ऑल्सो फ्लैट तो एग्जिस्ट करता है, बट जो फाउंडेशन है इस एग्रीमेंट का, इस कॉन्ट्रैक्ट का जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन क्या था कि भाई कोरोनेशन देखनी है, वो तो अब एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो टेक्निकली पॉसिबल तो है, लेकिन जो कॉमन पर्पस था जो दोनों पार्टी को पता भी था कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, वो तो फेल्ड हो गया। तो कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया, बिकॉज यहाँ पे फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी तो नहीं है, वो कोर्ट भी माने कि फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस है। फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस का मतलब क्या होता है कि जब आपका मेन पर्पस डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब मेन पर्पस डिस्ट्रॉय हो जाता है, दैट इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस, जब आपका मेन पर्पस जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट केस, दैट इज फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट 1872। अब ये जो है ये इस टॉपिक से रिलेटेड है पूरा केस। तो अब देखो पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो इस केस में क्या था कि मिस्टर नाइट ने प्रॉमिस किया था कि वो मिस फ्रॉस्ट से शादी करेगा आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। किसकी? मिस फ्रॉस्ट की। मिस्टर नाइट के फादर की डेथ के बाद वो मिस फ्रॉस्ट से शादी कर लेगा। अब ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट था, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए थे ना मैंने तुम्हें, याद है ना तुम्हें? अच्छी बात है। अब क्या हुआ कि कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट में तो हाँ ऐसा होता था कि जब तक कंडीशन पूरी ना हो तब तक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई ऐसा सीन नहीं होता। तो कंडीशन तो ये थी कि जब भाई नाइट के पिताजी की डेथ हो जाएगी तब वो फ्रॉस्ट से शादी करेगा। अब पापा की डेथ से पहले नाइट ने जाके फ्रॉस्ट को मना कर दी कि वो अब उससे शादी नहीं करना चाहता। उसने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। अब फ्रॉस्ट ने क्या किया, उसके खिलाफ का फाइल कर दिया केस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इवन तो एग्री टाइम से पहले एग्री टाइम फॉर द परफॉर्मेंस आया नहीं था, लेकिन क्योंकि उसे पता चल गया कि जो नाइट तो मेरे से शादी नहीं करेगा, तो फ्रॉस्ट ने बिल्कुल देरी नहीं की, फटाफट जाके केस डाल दिया कि ले अब मैं बताती हूँ तेरे को। अब इशू क्या है यहाँ पे? इशू ये है कि क्या इंजर्ड पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते ही दूसरी पार्टी को स्यू कर सकती है, इवन जो परफॉर्मेंस की डेट है वो आई नहीं है अभी तक, बट क्या जब जैसे ही उसे पता चला कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या वो इमीडिएटली उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है? तो कोर्ट ने ये देखा कि देखो ये क्लियरली उसने मना तो कर दिया है नाइट ने कि वो फ्रॉस्ट से शादी नहीं करेगा, तो क्लियर रिनाउंस तो है कॉन्ट्रैक्ट का बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। इस केस में फ्रॉस्ट के पास दो ऑप्शन थे, क्या कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को स्टिल एग्जिस्टिंग समझती और वेट करती रहती, या फिर उसने जो अब ये काम करा है कि वो इमिडिएटली कॉन्ट्रैक्ट जैसी ब्रोक हुआ उसने डैमेज के लिए स्यू कर लिया, ये कर सकती थी। तो क्योंकि नाइट ने फटाफट उसे मना कर दिया, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच को देखते हुए फ्रॉस्ट ने फटाफट एक्शन ले लिया। ठीक है, तो अब कोर्ट का जजमेंट आया फ्रॉस्ट के फेवर में। उसने कहा reputation of the promise before the due date amounted to the breach of contract and the injured party could immediately sue for the damage without waiting for the actual time of the performance। तो ये कोर्ट का जजमेंट था। कोर्ट ने क्या कहा कि मिस फ्रॉस्ट ने बिल्कुल सही किया। मिस फ्रॉस्ट के पास दो रास्ते थे कि या तो वो वेट करती या फिर वो एकदम अर्जेंटली, जैसे उसे पता चला कि प्रॉमिस जो है वो रेप्यूटेशन हो गया है, तो वो फटाफट उसके खिलाफ एक्शन ले लिया। तो मिस फ्रॉस्ट के फेवर में ये जजमेंट आ गया और उन्होंने कहा इंजर्ड पार्टी को डैमेज दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट केस लॉ, दैट इज फूलचंद वर्सेस जुगल किशोर। देखो इस केस का बैकग्राउंड क्या है। जुगल किशोर ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए फूलचंद के साथ, और ये कॉन्ट्रैक्ट ये था कि वो सेल करेंगे और डिलीवर करेंगे गुड्स ऑन अ फ्यूचर डेट आने से पहले जो फूलचंद है, जो प्रॉमिसर था, जिसने प्रॉमिस किया था कि वो जो क्या कहते हैं अपना वो गुड्स डिलीवर करेंगे, उन्होंने वो मना कर दी कि जी भाई मैं तो नहीं करूँगा। ठीक है, क्लियरली मना कर दी कि नॉन परफॉर्मेंस इज ऑब्लिगेशन ऑन एग्री डेट। अब जो जुगल किशोर हैं प्रॉमिसी, उन्होंने इस बात को माना नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, तूने मना कर दी, लेकिन मैं तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट की डेट थी उस दिन तक का वेट करूँगा। ठीक है, अब क्या हुआ बाद में कि डेट ऑफ परफॉर्मेंस जब आई तब तक कुछ ऐसे इवेंट हो गए जिसकी वजह से परफॉर्मेंस करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल बन गया और कॉमर्शियली यूजलेस बन गया दोनों पार्टी का। देखो चीज़ को समझो,
फूलचंद ने मना पहले ही कर दी थी, लेकिन ये जो महाशय थे ये तब ने इन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं मान रहा और मैं तो वेट करूंगा कि तू मुझे जिस दिन हमारी डेट डिसाइड हुए उस दिन तू मुझे सामान डिलीवर करेगा। लेकिन जिस दिन सामान डिलीवर करना था उस दिन कुछ ऐसे आसार बने कि सामान डिलीवर करना इम्पॉसिबल ही हो गया। ठीक है, भले ही फूलचंद तो करने भी नहीं वाला था बट फिर भी इम्पॉसिबल हो गया। अब इन महाशय ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि फूलचंद आजा तुझे कोर्ट में देखता हूँ। ठीक है, अब कोर्ट में मैटर चला गया। अब इशू ये है, इफ द प्रोमिसी आफ्टर द एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच तो हो गई है क्योंकि फूलचंद ऑलरेडी मना कर चुका था। कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, डज द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन इन्फोर्सेबल फॉर द बोथ द पार्टी, की एंटीसिपेटरी ब्रीच के बाद भी क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलाइव रहता है और क्या दोनों पार्टी के लिए इन्फोर्सेबल होता है। तो अब देखो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने एग्जामिन किया कि इस पे एंटीसिपेटरी ब्रीच का ही प्रिंसिपल तो लग रहा है, क्योंकि प्रोमिसी हैज टू ऑप्शन। जैसी एकदम से कॉन्ट्रैक्ट जो है फूलचंद ने मना किया था, या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली ब्रोकन मान के डैमेज के लिए उसे सू कर सकता था, या कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रख के परफॉर्मेंस के टाइम तक का वेट कर सकता था। अब क्योंकि जो प्रोमिसी है उसने सेकेंड ऑप्शन चूज किया है, कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही पार्टी के लिए ओपन था। इसका मतलब यह है कि दोनों साइड से अभी भी राइट और ऑब्लिगेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए थे वो दोनों पे लग रहे थे। लेकिन कुछ इवेंट बाद में ऐसे हुए कि परफॉर्मेंस करना ही इम्पॉसिबल हो गया और नाइदर पार्टी कैन क्लेम द डैमेज फॉर द नॉन परफॉर्मेंस, और इसलिए कोई भी पार्टी डैमेज के लिए क्लेम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जजमेंट में ये था कि ये जो महाशय थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखा। ही ऑल्सो एक्सेप्टेड द रिस्क दैट फ्यूचर इवेंट कुड डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट अलाइव रखा है तो आप ये रिस्क भी ले रहे हो कि फ्यूचर इवेंट में अगर कुछ ऐसा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता था। अब कॉन्ट्रैक्ट तो ओपन ही था ना दोनों पार्टी के लिए, और बाद में कुछ ऐसे आसार बने कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। तो अब आपने खुद ही रिस्क लिया है, तो फिर अब आपको डैमेजेस आप क्लेम नहीं कर सकते। या तो फिर आप मिस फ्रॉस्ट की तरह होने चाहिए थे कि फटाफट जाके जी केस डाल दिया। अब अगर आप इतना वेट कर रहे हो तो आपको अब डैमेज नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट केस लॉ है हार्डले वर्सेस बनेक्सडेल 1854 का। अब देखो इसे समझते हैं। तो हार्डले के पास एक मील थी, ठीक है, उसने क्या किया, उसकी एक ब्रोकन क्रेन शाफ्ट थी, उसको रिपेयर करने के लिए उसने भेजना था। अब उसने इस बंदे को हायर किया और एक कैरियर है, ये सामान कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। अब इस बंदे को ये ले जाके रिपेयर वाले के पास देनी थी। अब इसने क्या किया, डिलीवरी कर दी डिले, जिसकी वजह से हार्डले की मील जो थी वो क्लोज रही, नॉन ऑपरेशनल रही, और कई दिन तक नॉन ऑपरेशनल की वजह से उसे काफ़ी सारा लॉस हो गया। ठीक है, अब हार्डले ने क्या कहा, इसके खिलाफ कर दिया केस और बोला कि जितने का मेरा लॉस हुआ है मुझे उतने पैसे वापस चाहिए। अब इशू ये है कि कैन पार्टी रिकवर ऑल लॉस अराइजिंग फ्रॉम अ ब्रीच इंक्लूडिंग लॉस्ट प्रॉफिट इवन इफ द ब्रीचिंग पार्टी वाज अनअवेयर। अब बात यह है कि देखो ये जो पर्सन था इसे नहीं पता था कि इसका लॉस ऑफ प्रॉफिट भी हो जाएगा। ये जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस थी ये इसने इस बंदे को बताई थोड़ी थी, इसे थोड़ी पता था, इसे तो बस इतना पता था कि मेरे को सामान ठीक करवा के लाना है। अब ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो उठी और उसकी वजह से जो लॉस हुआ, क्या वो ये भी रिकवर कर सकता है इस बंदे से, अब यही देखना है। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि देखो एक होता है ऑर्डिनरी लॉस और एक होता है स्पेशल लॉस। ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, अगर कोई बच्चा बैठ के ये बोल रहा है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तो जाके पहले वीडियो देखो, ठीक है, बकबक मत करो इधर। देखो ऑर्डिनरी लॉस जो होता है वो नेचुरली अराइज होता है फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और मेरा नुकसान हो गया। स्पेशल लॉस क्या होता है, कुछ यूनिक सर्कमस्टांसेस की वजह से ये स्पेशल लॉस होता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये जो यूनिक सर्कमस्टांसेस हैं ये दोनों पार्टी को पता होने चाहिए। अब ऊपर वाले केस में एक पार्टी को तो पता था क्योंकि जिसकी मील थी उसे पता था, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी उसे ये नहीं पता था। डिले नेचुरली कॉज सम इनकन्वीनियंस। इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि चलो डिले हो गया, उसकी गलती है, कुछ इनकन्वीनियंस हो सकता है, बट बेनेक्सडेल को ये बात नहीं पता थी कि मील अगर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो सकता है प्रॉफिट का। अब इसमें कोर्ट ने ये कहा कि ओनली लॉस दैट अराइज नेचुरली फ्रॉम द ब्रीच दैट वाज रीजनेबली कंटिप्लेटेड बाय बोथ द पार्टी एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर रिकवरेबल। मतलब ये कि जो ये नेचुरली लॉस अराइज हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम दोनों पार्टी को पता था, ये ही रिकवर हो सकता है। ये स्पेशल लॉस के बारे में दूसरे पार्टी को पता नहीं था तो ये आप नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट केस लॉ जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, एंड दैट इज रिम्बर्समेंट ऑफ मनी पेड।
यहाँ पे केस स्टडी है जानकी प्रसाद सिंह, मतलब केस लॉ है जानकी प्रसाद सिंह वर्सेस बालदेव प्रसाद 1908 का। अब इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखो इस केस में क्या हुआ था कि जानकी प्रसाद सिंह मेड अ पेमेंट टू बलदेव प्रसाद टू प्रोटेक्ट व्हाट ही थॉट वाज हिज ओन प्रॉपर्टी। मतलब बलदेव जानकी प्रसाद सिंह को ना कन्फ्यूजन हो गया, उन्हें लगा कि उनकी प्रॉपर्टी पे कोई दिक्कत आ रही है और उन्होंने बलदेव प्रसाद का जो पेमेंट था वो कर दिया, बल्कि वो बलदेव प्रसाद को करना था और इनकी प्रॉपर्टी पे कोई दिक्कत आ भी नहीं रही थी। मतलब इनसे मिस्टेक हुई है, इनसे गलती हो गई, ये चीज़ें ढंग से समझ नहीं पाए। ठीक है, अब क्या हुआ बाद में कि जानकी प्रसाद सिंह को पता चला अरे बाबा गलती हो गई, तो उन्होंने क्या कहा, वो इनके पास गए और इनसे बोले कि भाई मेरे पैसे वापस कर दो, मैंने गलती से तुम्हारी जगह पैसे दे दिए, ये पैसे मुझे देने नहीं थे। ठीक है, अब इशू ये है कि कैन अ पार्टी रिकवर अ पेमेंट मेड अंडर मिस्टेक विदाउट अ बोनाफाइड इंटरेस्ट। इनका कोई बोनाफाइड इंटरेस्ट नहीं था, इनसे गलती से वो पेमेंट हुआ है। इफ द पार्टी वॉज नॉट जेन्युइनली नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग हिज ओन लीगल राइट। अब यहाँ पे अपने खुद के राइट तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, इन्हें लगा कि ये प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट ये प्रोटेक्ट कर नहीं रहे थे, कर ये दूसरे के रहे थे, क्योंकि इनसे तो मिस्टेक हुई है। तो कोर्ट ने ये कहा पेमेंट फॉर अ रिकवरेबल अंडर द लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लगता है। अब उन्होंने क्या कहा कि इस लॉ के अंदर दो कंडीशन थी जो मैंने तुम्हें पढ़ाई भी थी, कि पहले तो बोनाफाइड पेमेंट होना चाहिए, मतलब गुड फेथ में आप पेमेंट कर रहे हो, और दूसरा अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो, किसी दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप मिस्टेक की वजह से नहीं कर रहे हो। अब क्योंकि इस केस में जो पेमेंट आपने किया है, जो पेमेंट इन महाशय ने करा है, वो बोनाफाइड भी नहीं था, ठीक है, और ना ही अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए था, वो तो उन्होंने गलती से उन्हें प्रॉपर्टी की ऑनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उन्होंने पे कर दिया। तो कोर्ट का जजमेंट ये आया, कोर्ट हेल्ड दैट पेमेंट कुड नॉट बी रिकवर्ड, कि पैसा तो जी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो ये बोनाफाइड था और ना ही ये आपने खुद के इंटरेस्ट में किया था। रिकवरी ऑफ मनी इज डिनाइड व्हेन द पेमेंट इज मेड अंडर मिस्टेक एंड डज नॉट इन्वॉल्व वंस ऑन लीगल इंटरेस्ट। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट केस, राम तुलह सिंह एंड विश्वेश्वर लाल। तो राम तुलह सिंह मेड अ पेमेंट टू डिस्चार्ज द डेप्ट ऑन बाय द विश्वेश लाल। इस पर्सन का डेप्ट था, ठीक है, इस पे कर्जा था, इसके कर्जा को इस पर्सन ने पे कर दिया। ठीक है, इस पर्सन के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी उस कर्जे को पे करने की, उसने अपनी वॉलेंटरीली एक्शन में ये किया, मतलब अपनी मर्जी से, एक क्या कहते हैं खुद से अपनी मर्जी से किया, कोई लीगल ऑब्लिगेशन इस पे नहीं थी। ठीक है, अब बाद में जो ये पर्सन था विश्वेश लाल, इसने मना कर दिया कि भाई राम सिंह को मना कर दिया कि मैं आपका पेमेंट वापस नहीं करूँगा। ये कहा कि आप पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो थी, ये कहते हुए कि मेरे ऊपर तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन है नहीं आपका पेमेंट वापस करने की। अब राम सिंह को आ गया गुस्सा, वो गया कोर्ट में कि भाई ऐसे कैसे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी, मैंने तो तेरा कर्जा दिया है, तू मुझे पैसे वापस कर। तो अब इशू ये है कि कैन अ पर्सन रिकवरी मनी पेड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर इफ द पेमेंट वॉज वॉलेंट्रीली, देयर वाज नो प्री एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या वॉलेंट्रीली पेमेंट भी वापस लिया जा सकता है, लीगल ऑब्लिगेशन तो थी नहीं। तो कोर्ट ने ये कहा दैट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 70 reimbursement is allowed only if payment was made for the discharge of legal obligation of other person, कि आप पैसे तभी वापस ले सकते हो अगर आपने पेमेंट इसलिए किया है क्योंकि आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन था। ठीक है, आपने वॉलेंटरीली पेमेंट करा है विदाउट एनी लीगल ड्यूटी, तो इससे रिकवरी का राइट तो कोई क्रिएट नहीं होता। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई माइनर है या कोई थोड़ा ल्यूनेटिक पर्सन है, ठीक है, अगर उसको कुछ आप चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो बिकॉज वो इनकैपेबल है, तो आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ रही है, तो आप उस पैसे को वापस ले सकते हो। बट अगर आप वॉलेंटरीली कर रहे हो, वैसे तो मैंने आपको कुछ पढ़ाया भी नहीं। ठीक है, तो कोर्ट का जजमेंट ये था कि राम सिंह कुड नॉट रिकवर द मनी क्योंकि उसने वॉलेंटरीली कर्जा दिया है, उसके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट केस लॉ आता है दामोदर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक टैंक था उसे रिपेयर कराया ताकि लोकल जमींदार का फ़ायदा हो, जिस लोकल जमींदार में दामोदर का भी फ़ायदा हुआ। अब फिर जमींदार, जितने भी जमींदार थे, उनसे कहा कि आप जो है इस टैंक को जो हमने रिपेयर कराया था उसकी कॉस्ट में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, क्योंकि आप सबका फ़ायदा हो रहा है।
अब दामोदर के पास जब सरकार पैसा मांगने गई तो दामोदर ने कहा कि मैं तो लाइबल हूं ही नहीं, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से जाके रिक्वेस्ट नहीं करी थी कि आप इस टंकी को ठीक करा दो, गवर्नमेंट ने खुद कराई है तो भुगतो। अब इशू ये है कि कैन अ पर्सन बी रिक्वायर्ड टू रिम्बर्स द कॉस्ट ऑफ lawful non-gratuitous work done by another when the work confer to benefit and it is not performed voluntarily? कि क्या एक पर्सन को रिम्बर्स करना पड़ेगा कॉस्ट उस लॉफुल नॉन ग्रेटिडियस वर्क का जो किसी दूसरे पर्सन ने किया है और उसका बेनिफिट उस पर्सन ने भी इंजॉय किया है, और वो जो काम उसने करा है पर्सन ने वो वॉलेंट्रीली नहीं किया। तो देखो कोर्ट ने ये कहा कि जो वर्क गवर्नमेंट ने करा है वो पहले तो लॉफुल था, पहली कंडीशन। दूसरा वो नॉन ग्रेटिडियस था, मतलब जमींदार के बेनिफिट के लिए था, चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं था, और जमींदार ने उस बेनिफिट को एंजॉय भी किया है। तो तीन कंडीशन जो एक मैंने आपको पढ़ाई थी वो तीनों फुलफिल हो रही हैं। सिंस जमींदार गेन फ्रॉम द वर्क दे वर ऑब्लाइज टू रिम्बर्स, तो क्योंकि जमींदार ने बेनिफिट उठाया है तो उसको रिम्बर्स करना पड़ेगा, रीजनेबल कॉस्ट। तो जजमेंट क्या आया? कोर्ट हेल्ड दैट जमींदार वाज लाइबल टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनसेशन फॉर द रिपेयर, क्योंकि वर्क लॉफुल था, नॉन ग्रेटिडियस था, ठीक है, और जमींदार ने बेनिफिट एंजॉय किया। अब नेक्स्ट केस लॉ आता है हमारा बेनेडी वर्सेस हार्डिंग। तो डी बेनेडी वॉज एम्प्लॉयड बाय हार्डिंग टू परफॉर्म अ सर्टेन वर्क, कुछ काम करने के लिए इस पर्सन को एम्प्लॉय करा इस पर्सन ने। अब बाद में कोई इनके बीच ऐसे कुछ दिक्कत हुई और जो हार्डिंग था जिसने एम्प्लॉय किया था बेनेडी को, उसने कॉन्ट्रैक्ट को रिवॉक कर लिया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट रिवॉक हुआ तो टर्मिनेट हो गया, लेकिन अभी भी काम जो था वो कंप्लीट हुआ नहीं था। अब बेनेडी ने कहा कि मैंने काफ़ी सारा काम ऑलरेडी कर दिया था रिवोकेशन से पहले, तो मुझे उस काम के पैसे तो दो, पेमेंट दो मेरी, ठीक है। तो अब इशू ये है कि कैन एम्प्लॉय रिकवर पेमेंट फॉर वर्क ऑलरेडी डन इफ द अथॉरिटीज रॉन्गफुली रिवॉक्ड बिफोर कंप्लीटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर अथॉरिटी रॉन्गफुली कॉन्ट्रैक्ट को रिवॉक कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले, तो क्या वो पर्सन अपना पेमेंट वापस ले सकता है जिसने कुछ काम कर दिया है? तो कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट रॉन्गफुली टर्मिनेट हुआ है, अथॉरिटी ने टर्मिनेट करा है, उस पर्सन ने नहीं जो एम्प्लॉय हो रखा था। पार्टी ने कुछ पार्ट जो था कॉन्ट्रैक्ट का वो एक अच्छी भावना से ऑलरेडी काम कर दिया था, ठीक है, तो उस पर्सन को पैसे मिलेंगे, ही मस्ट बी रीजनेबली कंपनसेट, और इस प्रिंसिपल को कहते हैं क्वांटम मेरिटम, as much as he earned, meaning the party should pay for the value of work performed, even if the contract cannot be fully completed. So ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, याद आया? दिमाग घूमा? अब नेक्स्ट केस आता है हमारा हॉलिन वर्सेस फॉलर का 1875। हॉलिन को चलते हुए रोड पे डायमंड मिल गए जो कि खो गए थे, किसी के डायमंड खो गए थे और हॉलिन को मिल गए। गाइस तुम्हें डायमंड नहीं मिलेंगे, सपने देखना बंद कर दो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, एग्जाम आने वाले। अब हॉलिन टुक पोजीशन ऑफ द डायमंड एक्टिंग एज अ फाइंडर ऑफ द गुड्स। अब हॉलिन को अगर डायमंड मिले तो उसने उठा के भाई रख लिए, रोड पे ऐसे नहीं छोड़ा। ऑफ कोर्स किसी को भी अगर डायमंड मिलेंगे तो वो उठा के रख ही लेगा, है ना। अब क्या हुआ कि लेटर ना इस बात पे डिस्प्यूट हो गया रिगार्डिंग ऑनरशिप ऑफ डायमंड, कि डायमंड की ऑनरशिप किसके पास है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हॉलिन के पास राइट है कि जब तक जो ट्रू ऑनर है वो ना आ जाए तब तक हॉलिन उसे अपने पास ही रखेगा, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पार्टी आके भी उसे क्लेम कर सकती है। अब आई होप तुम्हें केस समझ आ रहा होगा। देखो हॉलिन को वो डायमंड मिले थे, लेकिन ये बात किसी तीसरी बंदे को भी पता चल गई, उस पर्सन के डायमंड नहीं है, मान लो ए को पता चल गई, तो ये डायमंड ए के भी नहीं है, बट ए को क्योंकि पता चल गई है कि हॉलिन के पास डायमंड है, तो अब वो आ गया कि भाई ये डायमंड मुझे भी दे। तो अब इस पे उसने ए ने फिर बोला कि अगर तेरे पास मेरे पास नहीं रहेंगे तो तेरे पास भी नहीं रहेंगे, चल कोर्ट चलते हैं। तो अब मैटर ये है कि क्या हॉलिन जो है वो जब तक उन डायमंड का सही हकदार नहीं आ जाता, क्या वो डायमंड हॉलिन के रहेंगे या ए को भी मिलेंगे, ठीक है। अब कोर्ट ने ये कहा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड अगेंस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द ट्रू ऑनर। मतलब ये कि क्योंकि हॉलिन को वो मिले हैं, तो अगर किसी भी पर्सन को, मतलब जो भी फाइंडर होता है, अगर उसको कुछ भी प्रॉपर्टी मिलती है तो वो प्रॉपर्टी उसके पास ही रहेगी जब तक उसका ट्रू ऑनर ना आ जाए। अगर ट्रू ऑनर आता है और वो सामान मांगता है तो ही फाइंडर को वो सामान ट्रू ऑनर को देना है, ट्रू ऑनर के अलावा वो किसी को वो सामान देने के लिए लाइबल नहीं है, ठीक है।
A finder do not acquire the ownership but acquire the right to process the good until the true ऑनर कम फॉरवर्ड। मतलब ये कि जो फाइंडर है उसके पास ऑनरशिप तो नहीं होती, लेकिन जब तक जो ट्रू ऑनर है तब वो ना आ जाए तब तक राइट टू पोजीशन है कि वो सामान वो अपने पास रखता है। अगर ट्रू ऑनर आएगा तो सिर्फ उसे ही देना पड़ेगा। अब जजमेंट क्या हुआ? जजमेंट ये हुआ कि हॉलिन इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द डायमंड जब तक ट्रू ऑनर ना आ जाए, और उसी के पास अल्टीमेट राइट है उस सामान को रखने का। मतलब डायमंड तो हो गए हॉलिन के, डायमंड की तो वो हॉलिन की तो हो गई है बल्ले बल्ले। तो अब हमारा नेक्स्ट केस लॉ आता है सेल्स टैक्स ऑफिसर बनारस वर्सेस कनाकिया ऑफ सरफ 1959। तो इसमें क्या था कि जो कनाकिया ऑफ सरफ था उसने सेल्स टैक्स पे किया सेल्स टैक्स ऑफिसर को। ये सेल्स टैक्स ऑफिसर था, इसको पे किया क्योंकि सेल्स टैक्स ऑफिसर ने उससे डिमांड किया था। बट बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि ये जो सेल्स टैक्स ऑफिसर था इसके पास तो ये पावर है ही नहीं कि वो मुझसे सेल्स टैक्स ले ले। तो ये जो ट्रांजेक्शन था वो अल्ट्रावाइज है, बियॉन्ड द लीगल पावर ऑफ अथॉरिटी। तो कनाकिया ने बोला कि मेरा पेमेंट जो है वो वापस करो क्योंकि ये तो मुझसे मिस्टेक से हुआ है, मिस्टेक ऑफ लॉ। मतलब मुझसे जो लॉ था वो गलत ऐसे मैंने मेरे को लगा इसके पास पावर है बट इसके पास पावर नहीं थी, तो इट्स अ मिस्टेक ऑफ लॉ, मेरे पैसे वापस करो। अब इशू ये है कि कैन अ पर्सन रिकवर मनी पेड बाय मिस्टेक ऑफ लॉ? फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ सेल्स टैक्स इज लेटर डिक्लेयर इनवैलिड, कि अगर जो टैक्स है वो लेटर इनवैलिड डिक्लेयर हो गया कि तो क्या पर्सन जो है वो अपना पैसा वापस ले सकता है? तो कोर्ट ने कहा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलाउ अ पर्सन टू रिकवर अ मनी पेड बाय मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक से कोई भी सामान पे कर देता है, कोई भी पैसे पे कर देता है, तो उसकी रिकवरी वो कर सकता है। ठीक है। अब मिस्टेक चाहे फैक्ट की हो चाहे लॉ की हो, पेमेंट तो जो है वो वापस मिलेगा क्योंकि वो वॉलेंट्रली नहीं किया है और ये गलती से ही हुआ है। ठीक है। और उस पेयर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं था वो चीज़ पे करने का। तो ये एक लीगल मिस्टेक है और जो पेमेंट है वो वापस किया जाएगा कनाकिया को। ठीक है। तो जजमेंट क्या आया? कोर्ट हेल्ड दैट कनाकिया कुड रिकवर द मनी पेड इन एरर एज अ पेमेंट वॉज मेड अंडर द मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है। इसी के साथ आपके सारे केस लॉस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। केस लॉज ऑफ यूनिट सेकेंड के जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉस थे मैंने करा दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो। और अगर किसी को समझ नहीं आया केस लॉ तो उसका रीज़न ये है कि उसने यूनिट सेकेंड ढंग से पढ़ी नहीं है। तो 2 पार्ट हैं यूनिट सेकेंड के, वो दोनों पार्ट जाके पहले देखो समझो फिर ये पार्ट आके देखना। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।